शापित कैनवस। अभी महीना भर ही हुआ था रतन और जानकी की शादी को। नई शादीशुदा जिंदगी को ना जाने किसकी नज़र लग गई कि सब कुछ तहस नहस हो गया था। शादी के बाद रतन और जानकी हनीमून के लिए हिल स्टेशन गए थे। लौटते समय उनकी गाड़ी रामगढ़ पहुंचने से पहले ही बंद पड़ जाती है। क्या हुआ रतन, गाड़ी क्यों रोक दी? रोकी नहीं, बंद हो गई है। रुको देखता हूँ। रतन गाड़ी को ठीक करने की कोशिश करता है, पर उसे समझ नहीं आया क्या हुआ है। सुनसान सड़क, घनघोर अंधेरे में अजीब अजीब आवाजें सुनकर जानकी अकेली डर रही थी तो बाहर निकलकर रतन के पास खड़ी हो गई। क्या हुआ है, कुछ पता चला? नहीं यार, यहाँ सब ठीक है। इंजन भी गर्म नहीं है। पेट्रोल टैंक तो फुल भरकर चले थे, फिर भी पता नहीं क्यों रुक गई। चलो फोन करके दूसरी गाड़ी मंगाते हैं। रामगढ़ एक छोटा सा शहर, जहाँ से दूसरे शहर में जाने के लिए जंगल में बने रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। इस जंगल को लेकर रामगढ़ और आसपास के शहरों में कई रहस्यमय बातें प्रचलित थी। रतन जब भी बाहर घूमने जाते तो अक्सर घर वालों की बात अनसुनी कर शाम को ही लौट कर आता था। इस बात से रतन के पिताजी बहुत नाराज रहते थे। रतन, तुझे हमेशा मना करते हैं, शाम होने के बाद जंगल से मत गुजरा करो। तुम बड़ों की बात क्यों नहीं सुनते? आप भी पिताजी, जंगल के रास्ते में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे डर जाए। मुझे कुछ हुआ, आप भी बस अफवाहों को सच समझकर बैठे हुए हैं। रतन पिता की बात हंसकर टाल गया, पर आज अचानक घने जंगल के बीच गाड़ी बंद पड़ने से रतन भी थोड़ा सहमा गया था। कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। तेज हवाओं के साथ अजीब सी आवाजें उसे भी डरा रही थी। रतन जानकी के सामने सामान्य रहने की कोशिश करने लगा। रतन, अब क्या करेंगे? मैंने कहा था सुबह चलेंगे, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। माँ बाबूजी ने भी रात को आने से मना किया था। बाहर कितना अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे यार, थोड़ी शांति रखो। एक तो फोन नहीं लग रहा, ऊपर से तुम दिमाग खराब कर रहे हो। रतन झुंझल कर बोला, मैं यहाँ नया नहीं हूँ, अक्सर इसी समय शहर से लौटता हूँ। चमगादड़ के चीखने की आवाजें जानकी को डरा रही थी। ऐसा रतन ने भी कभी नहीं देखा था। आज तो कुछ अजीब सा रतन भी महसूस कर रहा था। पता नहीं, पर आज जैसा महसूस कर रहा हूँ पहले कभी नहीं किया था। जानकी सुनो, हम दोनों के मोबाइल के नेटवर्क गायब है। रामगढ़ ज्यादा दूर नहीं है, 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। आओ पैदल चलते हैं। नहीं नहीं रतन, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम यही रुकते हैं, गाड़ी के अंदर। बाहर कोई जंगली जानवर या सांप आ गया तो? तुम भी ना जानकी, रात गाड़ी में, वो भी इस ठंड में। अच्छा ठीक है। डरा हुआ तो रतन भी था। रतन गाड़ी में ही रुकने को मजबूर हो जाता है। जानकी ने कसकर रतन को पकड़ रखा था। तभी दूर अंधेरे में उन्हें एक लंबे कद का साया अपनी तरफ ही आता दिखाई देता है। उसके हाथ में टार्च भी थी। जानकी, वो देखो, लगता है कोई इस तरफ ही आ रहा है। उसके पास बड़ी टार्च भी है। हम उससे मदद लेकर उसके साथ निकल चलते हैं। देखो, अब मना मत करना, वरना सारी रात यही गाड़ी में बितानी पड़ेगी। साया गाड़ी के एकदम पास आकर रुक गया। रतन मोबाइल की टार्च की रोशनी में उसे देखता है। वो एक युवक था, जिसे देख रतन गाड़ी के कांच खोला, उसे बात करने लगा। सुनो, हमारी गाड़ी बंद पड़ गई है, हमें रामगढ़ जाना है और हमारे मोबाइल में बैटरी बहुत कम है। घर पर कॉल भी नहीं लग रहा है। क्या आप हमारे साथ रामगढ़ तक चलेंगे? वो क्या है, मेरी पत्नी को अंधेरे से डर लगता है। अरे भैया, रामगढ़ जाते जाते तो सुबह हो जाएगी। अभी तो आपको बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी है। आप मेरे यहाँ चलो, यही पास में मेरे घर है। वहाँ से मैकेनिक को फोन कर देंगे। तुम्हारे घर नहीं भाई,
हम आपको नहीं जानते। फिर आपके घर? नहीं, फिर हम गाड़ी में ही ठीक है। आपके पास बड़ी टार्च देकर मदद मांगी थी। ऐसे जैसा आप कह रही हो कि रामगढ़ दूर है, तो आपको बता दूं मैं वही का रहने वाला हूँ। गाड़ी से सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। वैसे भी मेरी जानकारी में यहाँ इस घने जंगल में कोई घर नहीं है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मुझे क्या? मैं तो बढ़ती ठंड देखकर बोला। फिर भी आपका मन हो जाए तो वो उस तरफ मेरा घर है। मैं इंतजार करूंगा। वो साया जानकी की आंखों में झांकते हुए बोला। आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ घर अभी कुछ दिन पहले ही बनाया है, इसलिए आपको या और किसी को इसके बारे में कुछ पता नहीं है। पता नहीं उसकी आंखों में क्या मोहिनी थी। जानकी को उसकी बात सच लग रही थी। रतन सुनो, चलो ना, चलते हैं। यहाँ रुकने से भी क्या लाभ? रामगढ़ तो सुबह ही जा सकते हैं। फिर वो कह रहा है कि उसने नया नया घर बनाया है, तो हो सकता है इसलिए आपको जानकारी नहीं होगी। जानकी, तुम्हें यहाँ के रास्ते के बारे में कुछ नहीं पता। चलो हम पैदल चलते हैं, घर ज्यादा दूर नहीं है। वो झूठ बोलकर हमें कहीं और ले जाना चाहता है। अगर पैदल नहीं चलना तो चुपचाप गाड़ी में ही बैठी रहो। थोड़ी देर में हवाएं और तेज तेज चलने लगी। जनवरी का महीना था, जिससे ठंड और बढ़ने लगी थी। जानकी बुरी तरह कांप रही थी। रतन को भी लगने लगा अगर थोड़ी देर और गाड़ी में रहे तो खून जमने लगेगा। जानकी, तुम्हारी तो हालत बिगड़ रही है। चलो उस तरफ ही चलते जिधर वो साया गया है। रात उसके घर पर बिताएंगे। अब हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है। दोनों उस ओर चल दिया जहाँ साये ने अपना घर बनाया था। कुछ दूर जाने पर उन्हें लाइट्स दिखाई देने लगी। जानकी, हम पहुंच गए। सच ही कहा था उसने। ये घर तो बिल्कुल नया दिखाई दे रहा है। रतन ने घंटी बजने के लिए हाथ उठाया कि दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ये देख रतन और जानकी डर कर पीछे हट गए। रतन, ये दरवाजा अपने आप कैसे? जानकी कस कर रतन को पकड़ लेती है। कुछ तो गड़बड़ है, चलो हम वापस चलते हैं। तभी उन्हें साये का स्वर सुनाई दिया। डरो नहीं, मैंने तुम्हारे पैरों की आवाज सुन ली थी, इसलिए दरवाजे की कुंडी खोलकर छोड़ दिया था। शायद हवा ने पीछे ढकेल दिया। घर में प्रवेश करते ही ठंड से बेहाल जानकी की जान में जान आई। घर के अंदर बिना हीटर बहुत गर्मी थी। ठंड से कांपते रतन को भी अब अच्छा लगने लगा। घर काफी बड़ा था और सामने दीवार पर एक पेंटिंग लगी थी जो कि अधूरी पड़ी थी। आपका घर बहुत सुंदर है। आपका नाम क्या है? आप बुरा नहीं माने तो आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? जानकी ने पूछा। वह अधूरी पेंटिंग? सिद्धार्थ, मेरा नाम सिद्धार्थ है। काफी समय पहले मैं यहाँ पास के टीले पर अपनी दोस्त की पेंटिंग बना रहा था कि अचानक कुछ लोग वहाँ आ गए। मेरा कैनवास भी उठा ले गए और मेरी सोबान को भी ले गए। मैं तब से यहाँ सोबान को ढूंढ रहा हूँ और उन लोगों को भी जो मेरा कैनवास ले गया। वो पेंटिंग मैं उसी कैनवास पर पूरी करूँगा। अच्छा, अब आप लोग सो जाओ, रात काफी हो चुकी है। अभी नींद आई हुई थी कि जानकी को लगा कोई उसे पुकार रहा है। रतन, उठो रतन। डरी सहमी जानकी रतन को जगाने लगी। रतन, वहाँ कोई है? उठो ना रतन, मुझे डर लग रहा है। जानकी आंखें खोलती तो आवाज सुनाई देना बंद हो जाती। आंख बंद करते ही कोई उसे पुकारने लगता। क्या है जानकी? प्लीज सोने दो न यार। रतन ने चीख कर जानकी को अपने करीब लिटा लिया और खुद सो गया। जानकी फिर सोने की कोशिश करने लगी। उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। जानकी भी सुनने की कोशिश करने लगी कि आखिर ये आवाज किसकी है। जानकी के कानों में कोई फुसफुसाते हुए कुछ कह रहा था। जानकी, मुझे वो कैनवास ला कर दो। वो तुम ही ला सकती।
तुम्हारे घर के पीछे मंदिर के तहखाने में है। मेरी बातों पर यकीन करो। जानकी घबरा कर उठ गई। कैनवास, सोबान, सिद्धार्थ और ये सपना कहीं जुड़े हुए तो नहीं। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देने लगा। रतन, उठो रतन, कोई है बाहर। दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। रतन भी उठ जाता है। मैं देखता हूँ, डरो मत। दरवाजे पर सिद्धार्थ था। माफ कीजिए आपको डिस्टर्ब किया। दरअसल मुझे अभी अर्जेंट बाहर जाना है। सोचा अपनी गाड़ी में आप लोगों को घर भेजकर निकल जाऊं। घर का ताला लगाकर बंद करना होगा। हाँ, अच्छी बात है। आपके पास गाड़ी थी तो हमें पहले ही भेज देते। हमारी वजह से आपको भी तकलीफ हो गई। दोनों सिद्धार्थ की गाड़ी में बैठकर रामगढ़ के लिए निकल गए। सिद्धार्थ कार के मिरर से जानकी की आंखों में झांक कर उसे कैनवस बाहर निकालने के लिए उसे सम्मोहित कर रहा था। वो पता नहीं कहां कहां से गाड़ी घुमाकर रामगढ़ ले जा रहा था। वो कौन सा रास्ता है सिद्धार्थ? मैंने पहले कभी नहीं देखा, रतन ने पूछा। उस रास्ते पर बड़ा सा पेड़ गिर गया है, इसलिए इस रास्ते से ले जा रहा हूँ। बस हम आ गए। हो रही रामगढ़ की सीमा। रामगढ़ के बाहर गाड़ी रोकते हुए उसने कहा, अब आप लोग यहाँ से पैदल चले जाओ। मुझे भी सुबह होने से पहले सोमनगर पहुँचना है। दोनों को रामगढ़ की सीमा पर छोड़कर कुछ ही देर में धूल उड़ाती गाड़ी आंखों से दूर हो गई। बड़ा ही अजीब इंसान है। गाड़ी थी तो पहले ही हमें यहाँ छोड़ देता, यूं पूरी रात बेकार ना होती। रतन बोला। दोनों कुछ कदम चले थे कि मुर्गी की आवाज सुनाई देने लगी। लो, सुबह भी हो गई। घर पहुंचते ही सवालों की झुंडी लग गई। गिरधारी लाल तो बड़े आग बबूला होने लगे। एक फोन नहीं कर सकते थे? हम आ जाते, रात में निकलते ही क्यों? पिताजी, गाड़ी खराब हो गई थी, ऐसे में हम लोग क्या करते? वो तो एक भला इंसान मिल गया, हमें अपने घर ले गया और अभी थोड़ी देर पहले ही रामगढ़ की सीमा पर छोड़कर चला गया। घर जंगल में, वहाँ कोई घर नहीं है। रतन की माँ आश्चर्य से बोली, पता नहीं तुम दोनों किस घर की बात कर रहे हो। चलो हमें दिखाओ। रुको हरिओम, तुम जगत पंडित को लेकर साथ चलो। गिरधारी लाल गुस्से में बोले। रतन सबको साथ लेकर वहां पहुंच गया जहां गाड़ी खड़ी थी। पिताजी, वो उस तरफ घर है, उसका बस कुछ 20-25 कदम की दूरी पर। चलो देखते हैं। गिरधारी लाल बोले। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे उन्हें सिर्फ झाड़ दिखाई दे रहे थे। एक टीले पर पहुंचकर रतन ने बोला, पिताजी, हम यहाँ तक ही आए थे, हमें अच्छे से याद है, पर घर दिखाई नहीं दे रहा। यही तो था, कहाँ चला गया? ये तो वही जगह है ठाकुर साहब, जहाँ वो चित्रकार जादुई कैनवस पर गांव की भोली भाली लड़कियों को देख उसकी पेंटिंग बना था। बाद में वो लड़की घर से गायब हो जाती थी। आपके पिताजी ने उस चित्रकार से उस शापित कैनवास को छीनकर मंदिर के तहखानों में रखवा दिया था और वो उस चित्रकार को मारकर वहां दफना दिया था। वो भी कुछ ऐसा ही कहा तो रहा था, कुछ अधूरी पेंटिंग कैनवास को जाने की बात। सब गाड़ी के पास वापस आते हैं। रतन गाड़ी चालू करने की कोशिश करता है और गाड़ी एक बार में स्टार्ट भी हो जाती है। लो, ये तो ऐसी चालू हो गई जैसे कुछ हुआ नहीं था। रतन बोला। तभी गिरधारी लाल का मोबाइल बजने लगता है। क्या तुम सब मर गए थे क्या? चलो सब जल्दी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। गिरधारी लाल गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। उधर जानकी मंदिर पूजा करने गई तो उसके कानों में वही आवाज गूंजने लगी थी। सपने की बात याद आते ही मंदिर के नीचे बने तहखाने में देखने चली गई। जरा देखो तो कैनवास वाली बात कितनी सच हो। कैनवास मंदिर के तहखाने में अभिमंत्रित धागे से बंधा हुआ रखा था। जानकी उसे साफ कर घर ले आई। ये देख सासू माँ ने कोहराम मचा दिया। ए राम,
ये क्या अपशकुन कर दिया बहू, ये शापित कैनवास है। इसे रतन के परदादा ने तहखाने में अभिमंत्रित करके रखा था। जाओ जल्दी से इसे वही रखाओ। कैनवास भी कभी शापित होते हैं माजी। आप अंधविश्वास भरी बातें कर रही है। ये देखो कितना सुंदर है और सालों पुराना होने के बाद भी चमक रहा है। जानकी की इस गलती के बारे में नौकरों ने भी तुरंत फोन कर गिरधार लाल को सूचित कर दिया। जानकी को पेंटिंग करने का शौक था तो वो उस पर पेंटिंग करने बैठी तो जाने कैसे रतन का चित्र बनाने लगा। अभी चित्र पूरा होने ही वाला था कि उस पर किसी ने पानी फेंक दिया। ये गिरधरी लाल थे। ये क्या किया बहू तुमने? ये शापित कैनवस है। इस पर जिसका चित्र बनता है वो जीवित नहीं रहता। तुमने अपने पति का ही चित्र। तभी जोर से कुछ टकराने की आवाज आई। रतन ओ चिल्लाकर बाहर भागे। रतन गाड़ी लेकर घर में प्रवेश कर ही रहा था कि अचानक गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए थे। इस वजह से गाड़ी सामने दीवार से जाकर टकरा गई। रतन बुरी तरह जख्मी हो गया। वो मर गया। मंत्र तंत्र की शक्ति से बंद होने के कारण सिद्धार्थ की भटकती आत्मा गिरधरी लाल के परिवार से अपना बदला नहीं ले पा रही थी। उसने जानकी को अपना मोहरा बनाकर बदला पूरा कर लिया। गिरधारी लाल ने इस घटने के बाद उस कैनवास को इस बार मंदिर के तहखाने में दफन करवा दिया ताकि फिर कोई ये गलती ना दोहराए। जानकी को इस बात का बड़ा गहरा सदमा लगा। वो खुद को रतन का कातिल समझकर रोती रहती थी। बेटे को खो चुके गिरधार लाल और उसकी पत्नी बहू की ये दशा नहीं देखी गई। वो दोनों अपने बेटे की आखिरी निशानी अपनी बहू जानकी को लेकर हमेशा के लिए रामगढ़ छोड़कर चले जाते हैं।